Good morning, everyone. Any questions from what we discussed yesterday? Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So, in case no questions, we will move on. Yeah. So this is what we did yesterday. We did the calculation of diluted EPS. Last time, any questions? Okay. So next part is dividend. So this is relatively easy. Dividend is a part of the profit which is being distributed to the shareholders, and the part of the profit which is not distributed to the shareholders is called as retained earnings. This retained earning continues to be part of the profit, continues to be part of the equity, because even if the company is not distributed, that still belong to the shareholders. So वो equity में जाके add होता है, capital में जाके, equity capital में जाके add हो जाता है. ये पार्ट देख लो आप एक बार. जो डिविडेंड्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर पे करे जाते हैं. अगर कंपनी उससे पहले डिविडेंड पे करती है उसको इंटरिम डिविडेंड्स बोलते हैं. इंटरिम डिविडेंड के बारे में फिर से कहना सर. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी फॉर एग्जांपल जैसे ईयर 2020 अगर एंड हो रहा है और कंपनी को 2020 के लिए डिविडेंड पे करने हैं, तो वो तो पोजीशन कंपनी को दिसंबर एंड में पता लगेगी ना कि कितने प्रॉफिट हुए, तो वो नेक्स्ट ईयर पे करती है. और अगर नेक्स्ट ईयर पे करने से पहले अगर वो इस पीरियड में पेमेंट करती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं. नहीं, कंपनी अपना फाइनल प्रॉफिट कंप्यूट करने से पहले ही अगर थोड़ा सा डिविडेंड दे देती है बेसिस ऑफ their dividend that have been received or that have been earned in that year so far, उसको interim dividend बोलते हैं. और सब प्रपोज डिविडेंड. प्रपोज डिविडेंड जो कंपनी अपने बोर्ड को प्रपोज करती है कि इतना डिविडेंड देना चाहते हैं वो लोग, फिर बोर्ड अप्रूव करता है और फिर वो डिक्लेयर डिविडेंड पे करते हैं. करता है. हाँ, मतलब अप्रूव करता है तो फिर वो कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है कि हाँ हम सब आपको इतना डिविडेंड देंगे. और सब ये जो रिटर्न जो कर लेती है वो इक्विटी कैपिटल में ऐड हो जाती है क्या? ये जो डिविडेंड जो रहती है, सॉरी, डिविडेंड जो डिक्लेयर ये रिटर्न जो कर लेती है, प्रॉफिट रिटर्न कर लेती है,
डिविडेंड नहीं दे करके रिटर्न कर लेती है, तो फिर वो कहाँ इन्वेस्ट करती है? अभी तो बताया, वो रिटेन अर्निंग इक्विटी में ऐड हो जाता रिटेन अर्निंग। है। नेक्स्ट पार्ट, देयर इज नो मैंडेटरी ऑब्लिगेशन। डिविडेंड पेमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इवन इफ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट, तब भी वो डिविडेंड पे करे, ऐसी भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। And declaration of dividend depends on a lot of factors, लाइक कंपनी के पास कितने फंड्स की जरूरत है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है, मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है। इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड पे करना चाहती है, अगर पे भी करना चाहती है तो। अच्छा सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है वो कौन सा डिविडेंड रहती है? सॉरी, विच डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो देती है तो वो भी तो एक डिविडेंड ही रहता है ना, हम्म। तो वो किस टाइप का डिविडेंड रहता है? प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रहता है। सो one is a dividend for your common stock or equity shares, and second is the dividend for the preference share dividend. तो पहले तो हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देंगे, फिर उसके बाद जो बचा या फिर नहीं बचा तब हम इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देंगे। Yeah, correct. हाँ, तो जो इंटरिम डिविडेंड अगर हमारा पैट के बाद ही आता है, इंटरिम डिविडेंड के बाद इंटरिम डिविडेंड हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी दे सकते हैं। ये समझे, इंटरम डिविडेंड पैट के बाद आता मतलब? पैट हमारा जो प्रॉफिट होगा उसके बाद हम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहेंगे, डिविडेंड होगा, इंटरिम हम्म। डिविडेंड जो होगा, जो नेक्स्ट हम्म। नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम्म। उस इंटरिम डिविडेंड में से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कंप्यूटेशन अलग होता है ना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड रेट होता है वो फिक्स्ड होता है। हम्म। तो ये इंटरिम डिविडेंड जो होगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर देने के बाद बनेगा इंटरिम डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देने प्रेफरेंस के शेयर बाद बनेगा। देने के बाद भी बन सकता है, पहले ही बन सकता है, बट फ्रॉम इंडियन स्टैंडर्ड पर्सपेक्टिव बाद में ही होगा। बिकॉज इंडिया में, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में प्रेफरेंस डिविडेंड पहले पे होता है और बाद में इक्विटी को होता है। So to keep it simple for you, yes, the answer is yes to your question from an Indian perspective. क्लियर सर। Any other doubt? So कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी होती है
That depends on investors' expectation and the market trend. Or what do you mean market trend? This dividend is always in a form of, can be form of asset also. That will not impact the PAT. When you say asset, you're referring to dividend in kind. Asset in yes, you can say that. हाँ हो सकता है बट वो बहुत कम होता है बिकॉज वो जनरली आप लेट्स अज्यूम प्रमोटर्स हैं या अपने एम्प्लॉइज हैं उनको दे पाते हो अदर फॉर्म ऑफ डिविडेंड इन काइंड जनरली जो लार्ज स्केल पे होता है इज बोनस शेयर्स सो रादर देन गिविंग अ कैश आप उस कैश के इक्विवेलेंट एक नया शेयर दे देते हो Kind of stock split or what? नहीं स्टॉक स्प्लिट अलग चीज होता है स्टॉक स्प्लिट में कोई आपको नया शेयर नहीं मिलता आपके शेयर की वैल्यू गिर जाती है स्प्लिट हो जाती है सो सपोज स्टॉक स्प्लिट इज यू आर होल्डिंग 100 रुपीज का वन शेयर so in your demat account it will show 1 unit and the current value of the share in the market is 100 rupees so if the company announces stock split it your value so company will split the value in two parts so your demat account will show now two shares but the value of each share is 50 rupees hence your total portfolio value continues to be 100 rupees बोनस शेयर्स में अगर 10 रुपए का स्टॉक है कंपनी ने आपको एक और 10 रुपए का इशू कर दिया तो आपके डीमैट अकाउंट में दो स्टॉक हो जाएंगे और आपके टोटल पोर्टफोलियो की वैल्यू भी 20 रुपए हो जाएगी तो दोनों अलग अलग चीज है एनीथिंग एल्स So dividend policy will depend on investor expectations. So when you say investor expectation means what are the investors expecting from company? So let's assume if this year investors are expecting 100 investors are expecting 5 rupees dividend per share and you pay less than 5 then of course company's share price will get impacted in the market because shareholders will be unhappy and they will start dumping the share in the market. So most of the time, the board of the company when approves the dividend, they keep that in consideration. That what is the expectation of the investor, and the another point that they consider is is the um, is the um, market trend. So, for example, in a current scenario, due to this pandemic, every company, most of the sectors are impacted, and hence the performance or profitability have got uh, have got have been hit in some shape and form. So hence most of the companies are not in position to pay dividend. So this is a market trend now. In this current scenario, if you do not pay dividend, so that I don't think there would be problem because that's the market trend. Your competitors are also not paying dividend. So if you don't pay dividend, that's something which will not create too much of an issue from an investor expectation perspective and market trend perspective. So these are the broadly two reasons which the board considers while approving the proposed dividend. Any questions on this?
One of the other aspects that company may consider is the payout ratio. What is payout ratio? So if the company का EPS 10 rupees है, EPS हम लोग कर चुके हैं. If the company's EPS is 10 rupees and they pay the dividend, which is DPS, dividend per share, let's assume 5 rupees or let's assume 4 rupees. So dividend payout ratio 40% हो जाता है. यानी 10 rupees earn किया, उस 10 rupees में से वो 4 rupees पे कर रहे हैं. So payout ratio 40% है and retention ratio 60% है. Is that clear? Payout ratio? Yes. The another parameter the company might look at is steady growth rate. ये थोड़ा सा theoretical है because real world में generally company ये नहीं इतना follow कर पाती, but still steady growth rate means the company try and look at the growth pattern or the dividend pattern that they have been following for the uh, last few years, and उसी growth pattern को dividend pattern को वो continue करने का कोशिश करती है under this scheme of world. So if company is paying you dividend at a growth rate of let's say 10%, they try and maintain that growth. That's what this point means. Any questions on this slide? जी बोलिए. Akansha, I can't hear you. Hello, sir. Yeah. So I was asking investor expectations, what kind of expectations the companies have from the investors? Or is it something that the dividend decision is based on what the profits the investors are expecting? Both. So the investor expectation is the expectation in terms of the dividend that they will receive from the company. The expectation is, so the investors are aware that this year how company has performed because profits वगैरह announce हो चुके हैं. So they expect कि अच्छा इतने profit announce हुए तो इतना तो हमें मिलना चाहिए. So for example, if you're an employee in an organization and your company has announced that this year we have made significant profits, we have broken all the records in the past. This year our profits have been on the highest side in last 5 years and stuff like that. If this is the way it comes out as an employee, what kind of a bonus or increment you will expect? What's so your expectation? You have some expectation, correct? In terms of bonus की अच्छा इस ईयर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी आई है, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ. That is exactly what investor expects at the end of the year or once the results are announced. वो expectation को do they want to meet or they don't want to meet that expectation is what we are discussing here. Okay.
सर डिविडेंड जो है, डिविडेंड एक्सपेक्टेशन जो है इन्वेस्टर को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल पर भी तो दे सकता है ना, के बेसिस पर। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल समझा नहीं मैं। हाँ, के बेसिस पर दिया जा सकता है ना कि अगर इस साल अगर इतना डिविडेंड दिया है तो नेक्स्ट ईयर से 1+G रेट से बढ़ा करके ही दिया जाए इन्वेस्टर वही को। हमने वही हमने नीचे बात किया ना, ग्रोथ रेट वाला। अगर कंपनी ये पैटर्न फॉलो करना चाहती है तो इधर से देख सकती है। क्लियर सर। Any doubt on this slide? Okay, so I take this as no doubt on this dividend part. Now, in terms of modeling, so there are two parts. One is the proposed dividend, and second is the actual payout. अभी जो हमने डिस्कशन किया, ये वाला, इसमें this point and this point, investor expectation and market trend, these points is used for proposed dividend model. कंपनी कितना डिविडेंड प्रपोज करती है उसके लिए ये दोनों यूज करे जाते हैं, और पे आउट के लिए ये वाला दो फैक्टर यूज करे जाते हैं कि कंपनी फाइनली कितना पे करती है। हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो ये देख लीजिए, सेम है जो पीछे बात किया। जस्ट सी दिस स्लाइड एंड लेट मी नो अगर कोई डाउट है तो। सेम पार्ट है जो हमने पीछे कवर किया।
Okay, any doubt on this slide? Are we good with this? Okay, so I take this as no doubt. So एक और चीज यहाँ पे नहीं है, बट रियल वर्ल्ड में मॉडलिंग करते हैं. The another part that we also look at is the future expansion plans. So let's assume अगर कंपनी का फ्यूचर में कोई expansion plan है, that also is one of the important parameter that is considered, because if the future, if there is expansion plan, then you would need capital. And in those scenarios, the board generally prefers to retain more profits, because you need to deploy those profits back into the future expansion investment projects. vis-a-vis अगर फ्यूचर में कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, and there are no plans around those pieces, so then company might probably generally in those scenarios the company declare more dividend and try and retain less in that situation. ठीक है. Next is working capital. So what is working capital? Capital which company needs to run the day-to-day working of the company. Um, from a formula perspective, working capital is your current asset minus current liability. So this you discuss working capital is current asset minus current liability. So the working capital will get impacted because of any change in the current asset or any change in the current liability. Current assets में क्या क्या हो सकता है? आपके जब सेल्स इम्पैक्ट होती है तो आपके डेटर्स इम्पैक्ट होते हैं. अगर क्रेडिट सेल है, so if it is a cash sale, then your bank balance will get impacted. Your inventory get impacted. So your inventory is a current asset, your bank balance is a current asset, your debtor is a current asset. So any impact on the sales will in turn impact your current asset. Similarly, any change or impact on the purchases will impact again your inventory, will impact again your creditors, will again impact agar cash purchaser, will again impact your bank balance. So again, any impact on the purchases will going to impact your current liabilities, and hence change in sales and change in purchases is a significant input to your working capital, and that's what this slide is trying to explain. कुछ doubt है तो पूछिए.
Okay. So in case no questions on this, so ये पार्ट हम रेशियोज में कर आए हैं, so not to try and repeat this, but just from a perspective, how do you need to understand this piece? So for example, debtors turnover ratio है, तो debtors turnover ratio हमने डिस्कस किया था ratios में, it's sales upon average debtors, correct? So मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखा देता हूँ, how do you use this? So let's assume so मेरा debtors turnover ratio मेरा sales upon average debtors है, yeah. And if I'm looking at a historical trend, so historical जो मेरा DTR का एवरेज है, सपोज वो 4 है, ठीक है, लास्ट 5 या 6 इयर्स का जो एवरेज है इस रेशियो का वो 4 के आसपास चलता है। मैंने नेक्स्ट ईयर सेल्स फोरकास्ट किया है 100 रुपीज, सो नेक्स्ट ईयर का एवरेज डेटर क्या होगा? हाँ जी, तो इस रेशियो को यूज करना है। इस रेशियो में अगर DTR एवरेज 4 चलता है, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट सेम एवरेज टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एंड सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 रुपीज, एवरेज डेटा मेरा कितना हो जाएगा? 25 sir. Correct. So this is the way you use these ratios to forecast your current asset or current liability. ऐसे ही creditors भी निकल जाएगा, ऐसे ही आपका इन्वेंट्री भी निकल जाएगा। So you can use these ratios जो मैंने आपको स्लाइड्स पे दिखाया, और ये सब ratios हम कर चुके हैं, but how do you use those ratios in the forecasting, in the modeling, वो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। So that your data will come out to be 25, and this is what you will use for modeling of your balance sheet. तो डाउट है इसमें तो पूछे। Hello sir. हाँ मतलब ये जो डेटर है बैलेंस शीट में जो जाएगा, तो इस 25 जो डेटर है, एवरेज डेटर, बोलो बोलो। तो ये वैल्यू है या फिर नंबर है? ये 25 डेटर, एवरेज डेटर, मतलब ये वैल्यू है। 25 जो एवरेज डेटर जो निकला है 25, ये वैल्यू है या फिर डेटर, नंबर ऑफ डेटर है? वैल्यू है। वैल्यू है। बैलेंस शीट में जो तो बैलेंस शीट में नंबर आता है वो वैल्यू है। हाँ, तो ये 25 उतना ही डेटा उतने बैलेंस शीट में ही जाएगा। हाँ वैल्यू है। क्लियर सर।
any questions on this? ठीक है. So similarly, inventory turnover ratio से inventory निकल जाएगा, creditors turnover ratio से creditors निकल जाएगा. देख लीजिए कुछ अगर डाउट है तो. सेम चीज जो मैंने आपको बताया. तो अगर आपको डेटर्स निकालना है तो डेटर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? रेवेन्यू विच इज सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो. वही हमने किया एग्जैक्टली. अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हमने ये 25 कैसे निकाला था. 25 को हमने 100 रुपीज विच इज सेल्स डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वही फॉर्मूला यूज किया हुआ है. ठीक है, तो ये भी वही फॉर्मूला है. हाँ जी, डाउट वर्किंग कैपिटल में? नो सर. वर्किंग कैपिटल का मैंने एक और पार्ट पहले कराया था आपको. जस्ट वांटेड टू इंश्योर कि आप उसको भी just give me a second. 15 स्लाइड के बाद ही आएगा सर. 15-16 स्लाइड के बाद. हमने वो किया था ना, मिनिमम कैश होल्ड कैसे करते हैं. मैक्स जीरो मिन इस टाइप का था सर. हाँ, ये रहा, दिस वन. तो ये भी वर्किंग कैपिटल की जो लिमिट्स होती हैं, ये वाला पीस थोड़ा स्लाइड में आगे पीछे प्लेस हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मॉडल अलॉन्ग विद जो रेशियोज का भी हमने डिस्कशन किया. तो प्लीज you can put down in your notes that when you're looking at the working capital model, you also need to look at this slide of which we have already discussed earlier, but just
from comprehensiveness perspective, I wanted you to understand this is also part of the working capital modeling only. This is used to calculate the working capital limits जो आप बैंक से लेते हैं, इसको CC limits या OD limits बोला जाता है. Any questions? ठीक है. Then modeling of the other balance sheet items. So balance sheet हम देख चुके हैं. So कैश हमने कर लिया डिस्कस. कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी बताऊंगा, उससे भी आ जाएगा. इन्वेस्टमेंट्स अगर आप फोरकास्ट करने हैं, सो सिंपल है. सो इन्वेस्टमेंट, यू लुकिंग एट द ओपनिंग बैलेंस, any plus or minus change expected during the next year. So let's assume if your opening balance is 100 rupees and you forecasted sales के अंदर कि कंपनी का सेल्स इस साल इंक्रीज होगा, और वो सेल्स जो आपने इंक्रीज किया उनको इंक्रीज करने के लिए कंपनी हैज टू इंस्टॉल न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी. ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया है. सो देन probably those will come here because that is the change that you will try and bring in. Any investment that you're expecting this year to get mature from somewhere. Suppose आपने कोई FD किया है, कहीं किया है, and that FD is expected to mature this year, so you can do minus in the investment. Pensions again relatively easy है, so might not be too applicable for an Indian private companies because India private company doesn't follow this pension program. But some of the other countries, how do we calculate? So वहाँ पे एक pension का जो percentage होता है वो define होता है law में. So let's assume if it is defined 5%. So whatever is your salary payout or your employee payout, उसका X%, that X% is defined by the law of that country, becomes your pension obligation. ठीक है. So उसमें कोई complicated calculation नहीं है. वो percentage is a percentage divided by the law. आपने जो भी आपका एम्प्लॉय कॉस्ट आया है उसका X% आपका पेंशन ऑब्लिगेशन बन जाता है. बट अगेन दिस इज नॉट टू रेलेवेंट फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव. इक्विटी, so equity, you start with again the opening balance which is nothing but the closing balance of the previous year. आपके पास readily available होगा. आप P&L forecast कर चुके हैं, वहां से पैट आएगा. so you add back पैट माइनस डिविडेंड. अगर आप इस साल कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो प्लस any new shares issue. ठीक है. When I say dividend minus, ये डिविडेंड में दोनों डिविडेंड आ गए. प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी है और इसमें इक्विटी शेयर होल्डर्स का भी डिविडेंड. सो दोनों डिविडेंड यहाँ पे इंक्लूडेड है, माइनस किया है. उसके बाद न्यू शेयर्स इशू. न्यू शेयर्स इशू करने से आपका जो इक्विटी का बैलेंस है वो ऊपर चला जाएगा. माइनस बायबैक इज योर इक्विटी बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर. सर ट्रेजरी शेयर क्या हुआ? ट्रेजरी शेयर्स जो आप अपने शेयर्स को बायबैक करती है कंपनी, उसको ट्रेजरी शेयर्स बोलते हैं. ओके सर. Any doubt on this?
ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडलिंग ऑफ ए कैश फ्लो। ये भी हमने डिस्कस किया था जब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस किया था, तो I will not go through this cash flow statement again. Only the modeling or the forecasting part we'll discuss. So हम अगर हमारा P&L का फोरकास्ट हो गया है तो हमें वहां से पैट आ जाएगा। हमने डेप्रिसिएशन फोरकास्टिंग कर लिया, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। हमने डेट मॉडलिंग कर लिया, वहां से इंटरेस्ट आ जाएगा। टैक्स मॉडलिंग कर लिया, हमारा टैक्स आ जाएगा। एंड दैट्स द वे यू विल गेट दिस पीस ऑपरेटिंग वाला जो ऊपर वाला है। एंड देन हमने केपेक्स कर लिया है, तो केपेक्स से हमारा चेंज इन एसेट्स आ जाएगा। हमने इन्वेस्टमेंट्स कर लिए हैं, वहां से हमारे इन्वेस्टमेंट्स आगे मैं कराऊंगा आपको जो मॉडलिंग का केस स्टडी करेंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दो पार्ट्स का कॉम्पोजिशन करना पड़ेगा। फर्स्ट, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के सेशंस कराए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होती क्या और बनती कैसे है। उसके बाद फ्रॉम मॉडलिंग पर्सपेक्टिव कोई भी नई आइटम हमें फोरकास्ट नहीं करनी है। जो भी हम P&L में और बैलेंस शीट में फोरकास्ट कर चुके हैं वो सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लेके आनी है। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट विल फॉल इन प्लेस। जैसे डिविडेंड कितना पे किया, अभी हमने डिविडेंड मॉडलिंग की बात किया, तो ये सब ऑटोमेटिकली वहां से फ्लो करेगा। सो फ्रॉम ए कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव आपको कोई नई आइटम फोरकास्ट नहीं करनी है। व्हाटएवर वी फोरकास्ट इन P&L and balance sheet will be using that, and that will flow from there. You need to remember the format of the cash flow statement, at least the framework or a structure of the cash flow statement. सेम चीज जो मैंने आपको बताई, so it says the data will flow directly from P&L and the data will flow from your balance sheet. ठीक है, तो इसलिए कोई नया आइटम फोरकास्ट करने की जरूरत नहीं होती कैश फ्लो में। ठीक है, हैविंग सेड दिस हम ये करेंगे जब हम अभी फोरकास्टिंग के केस स्टडीज लेंगे, तो विल टेक वन P&L एंड बैलेंस शीट, उससे आप कैश फ्लो देखोगे कैसे बनेगा। केपेक्स हम बात कर चुके हैं, केपेक्स कैसे फोरकास्ट करते, ग्रोथ केपेक्स और मेंटेनेंस केपेक्स हमने बात किया था। ठीक है, डेट शेड्यूल पे हम बात कर चुके हैं, डिविडेंड पे हम बात कर चुके हैं। तो अगर आप देखोगे ध्यान से सब इंडिविजुअल आइटम्स हम P&L या बैलेंस शीट में फोरकास्ट कर चुके हैं। Yeah, and this brings to the end of this session or end of this part of the topic. So, हाँ जी, कुछ क्वेश्चन हैं तो पूछिए। So what we've done so far, जो different parts हैं मॉडलिंग के P&L में, बैलेंस शीट में, primarily P&L and balance sheet because cash flow is primarily the output from the P&L and balance sheet. वो पार्ट्स के हमने कॉन्टेक्स्ट फॉर्मूलेज और किस तरीके से वो कंप्यूट होता है at the conceptual level is what we've discussed in last couple of sessions. किसी कोई डाउट क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा सर, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो होता है डिविडेंड रिसीव ऑपरेटिंग पार्ट में, वो किस वो माइनस जो होता है डिविडेंड रिसीव पैड में से जो माइनस करते हैं वो किस वजह से रहता है इसमें ऑपरेटिंग पार्ट में? क्योंकि वो ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता ना, वो इन्वेस्टमेंट्स का पार्ट होता है। तो सर ये ऑपरेटिंग पार्ट में क्यों आ जाता है? आ नहीं जाता, माइनस कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से ऐड हुआ है प्रॉफिट में, बट वो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, तो इसलिए माइनस करते हैं। कैश फ्लो में जो इंटरेस्ट रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड में जो डिफरेंस बताया था वही डिफरेंस है। यस सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड पता है कि वो प्लस ऐड बैक करेंगे, बट डिविडेंड रिसीव्ड वो पैट का पार्ट तो नहीं है ना, पैट के बाद ही आता है ना वो डिविडेंड। हाँ तो डिविडेंड तो वो पैट से डिविडेंड रिसीव पैट के बाद कैसे आएगा? डिविडेंड रिसीव पैट में ऐड होता है। जब आप P&L बनाते हो तो अगर आपको किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड मिला है तो वो पैट में ऐड नहीं करते आप अदर इनकम में। हाँ यस सर,
क्लियर सर। डिविडेंड पेड जो होता है वो पैट के बाद आता है। अच्छा सर, एक 15 नंबर स्लाइड में है कंफ्यूजन। 15 या 50? नहीं सर, 15 हम्म सर, ये फॉर्मूला सर समझ में नहीं है, ये फॉर्मूला सर समझ में नहीं है, एक्सप्लेन कौन थोड़ा सा कर देना इसलिए। कौन सा फॉर्मूला? तीनों तीनों जो फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोन इनटू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे आती है? इंटरेस्ट की अमाउंट प्रिंसिपल इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई विद इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई विद टाइम वही टाइमिंग। फर्स्ट फॉर्मूला, वही फॉर्मूला फर्स्ट, क्योंकि टाइम 1 ईयर है, ऐसे 1 लिखा हुआ नहीं है। अगर टाइम 1 ईयर से कम है तो वो टाइम भी आ जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूले में कोई डाउट है? नहीं सर। अब सेकंड फॉर्मूला, ये लोन कैसे निकालोगे? ये लोन जो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो प्लस न्यू लोन माइनस लोन रीपेड। यस सर। कितने लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे? जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग लोन है प्लस न्यू लोन इस ईयर में माइनस लोन रीपेड। अब कोई डाउट सेकंड फॉर्मूले में? लोन बोरोड जो वो हुआ जो हम न्यू लोन रेज करते हैं, या दिस ईयर जो न्यू लोन रेज करते हैं, एंड लोन रिपेड जो आपने रीपेमेंट कर दिया लोन को, प्रिंसिपल अमाउंट जो रिपे कर रहे हैं इन EMI माइनस इंटरेस्ट रेट, करेक्ट इंटरेस्ट अमाउंट। करेक्ट, क्योंकि जो प्रिंसिपल रीपे कर दिया उसमें नहीं लगाऊंगा ना मैं, इसलिए माइनस कर दिया। और ये क्या, व्हेन ए कंपनी हैज मल्टीपल लोन देन द एवरेज इंटरेस्ट रेट चार्ज ऑन द लोन्स, ये समझ नहीं। सेकंड फॉर्मूला समझ आ गया तुम्हें? यस सर। बस अब जो लाइन तुमने पढ़ी वो ये है कि लेट्स अज्यूम कंपनी के पास 2 लोन है, लोन 1 एंड लोन 2, एंड लोन 1 10% पे है, लोन 2 11% पे। ऐसा हो सकता है 2 लोन हो अलग अलग इंटरेस्ट रेट, दो इंटरेस्ट रेट हो, उन दोनों इंटरेस्ट रेट का एवरेज करके आप चार्ज करोगे। तो पारुल उसी दिन यही बोल रहे थे कि एवरेज इंटरेस्ट रेट का निकाल करके ये कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गया तो। Also, if interest rate data is not available, the same can be inferred through the historical analysis of the average interest rate. ये क्या हुआ? इंटरेस्ट रेट का डाटा अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो हम कैसे ये करेंगे? लिखा तो है, क्या पार्ट समझ नहीं आ रहा बताओ ना। इंटरेस्ट रेट का डाटा अगर अवेलेबल नहीं है तो हिस्टोरिकल एनालिस्ट ऑफ एवरेज एंड इंटरेस्ट रेट, ये क्या कहा जा रहा है? अरे फजलूर, ये जो मतलब लिखा है इसका इस लाइन का मतलब आपको समझ आ रहा है? और क्या पार्ट नहीं समझ आ रहा वो पूछो ना। आप तो लाइन का मतलब का पढ़ के भी मतलब नहीं निकाल रहे हो। ये फर्स्ट लाइन का मतलब तो समझ में आ रहा है, बट उसके बाद जो लाइन है वो समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा? कौन सा स्पेसिफिक पार्ट समझ नहीं आ रहा? क्या इतना मुश्किल उसमें लिखा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा? The same can be inferred through the historical analysis of average interest rate. अगर आपके पास इस ईयर का डेटा नहीं है तो पिछले हिस्टोरिकल पीएनएल में आप देखोगे कि कितना पीएनएल इंटरेस्ट पे किया है, उस हिस्टोरिकल डेटा से आप एवरेज निकालोगे। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। या फिर प्रीवियस 4-5 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट के थ्रू उसका एवरेज निकालते हैं।
हाँ, एक ही बात है। हाँ। अगर आपको ये पता नहीं लग रहा कि बैंक ने क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज किया है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे कितना इंटरेस्ट है? तो पीएनएल में देखो ना इंटरेस्ट अमाउंट को, पिछले 4-5 साल का एवरेज क्या है। हम्म। और उसका एवरेज निकाल देते हैं। वरना क्लियर ये सर। थर्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेट्स पिछले साल के बैलेंस शीट का में लोन आउटस्टैंडिंग 100 रुपीज है, और पिछले साल के पीएनएल में इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 रुपीज है, तो 12% इंटरेस्ट रेट हो गया। हम्म। अगर 100 रुपए का लोन आउटस्टैंडिंग है और आपने उस ईयर के लिए 12 रुपए का इंटरेस्ट दिया, तो यानी आप 12% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। यस सर। तो ये थर्ड फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ये जो पार्ट है हिस्टोरिकल वाला, वो या तो ये यूज कर लो, वरना ये यूज कर लो। इन दोनों में से एक यूज कर सकते हो अगर आपका डेटा नहीं है तो। हाँ। एंड एक 16 स्लाइड। ये जो लोन बोरोड हो रहा है, ये लोन बोरोड प्रीवियस वाला जो लोन बोरोड है उसी का ये बॉन्ड लिंक किया गया है क्या सर? हाँ, तो ये लोन बोरोड है, जब लोन बोरोड होगा, जब कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी होगा, तो उस केस में कैसे किया जाएगा, ये नहीं समझ में आया। डेट इशूड और आउटस्टैंडिंग कैन बी मॉडल ऑन दोस लाइंस। तो अगर आपको कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पॉलिसी होगा, तो कैपिटल स्ट्रक्चरिंग पॉलिसी में ये होता है ना कि इतना डेट होना चाहिए, इतना इक्विटी होना चाहिए। सपोज इफ कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी सेज डेट एंड इक्विटी शुड बी 1:1। अब आपको 1,000 रुपए की जरूरत है एक्सपेंशन करने के लिए, तो आपके लिए बहुत सिंपल है ना कि 1,000 रुपए की जरूरत है, तो उसमें से 500 रुपए इक्विटी का आना चाहिए, 500 रुपए डेट का आना चाहिए। ये इशूड किस बेसिस पे होगा, ये कहा जा रहा है क्या सर? हाँ, एनीथिंग एल्स? नो सर। Anybody else? Any other doubt? And guys, last time ये पार्ट, ये टॉपिक क्लोज करेंगे हम लोग। कुछ पूछना है इसमें? ठीक है। So in case no questions, so we'll take this as close. And इतना ही रखते हैं। So we'll connect in the next class and then we'll start the new topic. हेलो हाँ सुभाष। सर, वेडनेसडे का क्या करना है कौन सा? हाँ, सेशन होगा। न्यू चैप्टर ना? या ठीक है सर, बस वही कंफर्म कर रहा था। या 8 PM सॉरी, कितने बजे का टाइम रहेगा? 8 है या 7:30 है? हाँ 8 o'clock. 8 o'clock ना? These sessions are continuous till end of the session, means program. आप बताओ, अगर कॉल ऑफ करने तो कॉल ऑफ कर देंगे। पहले कोई पुराना डाउट्स वगैरह हैं, पहले वो क्लोज कर दो, वी कैन डिस्कस अबाउट द न्यू। सो एनीथिंग जो पुराना अकाउंटिंग वाला था उसमें किसी का कुछ है जो करना है, अदरवाइज विल टेक द टेस्ट क्लोज। ठीक है, सो आई टेक दैट एज क्लोज नाउ कमिंग टू द न्यू पार्ट। You want that to be
these sessions to continue or you want that to be called off? तो आप बता दीजिए and then accordingly we can take that. हम लोग का कंसोलिडेटेड भी नहीं हुआ, कंसोलिडेटेड रेशियो एनालिसिस कंसोलिडेटेड या तो फाइनेंशियल मॉडलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, पेंडिंग जा रहा है सर। हो चुका है। Sorry? फाइनेंशियल हाँ बोलो सुभाष। आइटम जो है ना पेंडिंग है सर, फाइनेंशियल आइटम। कौन सा आइटम पेंडिंग है यस सर, सुभाष? कौन सा आइटम पेंडिंग है? फाइनेंशियल आइटम। फाइनेंशियल आइटम ये क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी जो करवा बस रुक जाओ एक मिनट। हाँ सुभाष। सुभाष बोलिए। स्पेसिफिक फाइनेंशियल आइटम, फाइनेंशियल आइटम। हाँ ये हो गया है। आप सेशन अगर अटेंड नहीं किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने किया है, P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, उसी के अंदर वो फाइनेंशियल आइटम्स है। फाइनेंशियल आइटम्स इज व्हाट? फाइनेंशियल आइटम्स इज P&L में क्या क्या आइटम आती है, बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आती है, कैश फ्लो में क्या क्या आइटम आती है, वही पार्ट है। कंसोलिडेशन पेंडिंग सर। हाँ कंसोलिडेशन एक नहीं, हाँ कंसोलिडेशन रेशियो हो चुका है सुभाष। सर कंसोलिडेशन बोल रहा हूँ, कंसोलिडेशन पेंडिंग है। हाँ कंसोलिडेशन मैंने नहीं करा है बिकॉज आई वाज टोल्ड कंसोलिडेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कंसोलिडेशन भी कराना है तो करा देंगे। So are we going to have these classes on Wednesday, Thursday and Friday also for new topics? नहीं न्यू टॉपिक नहीं ना, पहले कंसोलिडेशन अगर आपको करना है और कंसोलिडेशन मुझे बताइए KPMG ने ठीक ठाक कराया आप लोगों ने बोला। सो इज दैट आल्सो एन इशू टू KPM? कंसोलिडेशन कराया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर रखते हैं। फिर देन लेट्स कंटिन्यू विद जो आपके वेडनेसडे वाले सेशंस है। तो पहले कंसोलिडेशन खत्म कर लेते हैं, देन यू कैन डिसाइड अगर आगे का आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। तो अगर कंसोलिडेशन नहीं कराया, विल चेक विद दाम नहीं कराया है कि नहीं कराया, एंड इफ नो सो विल कंटिन्यू विद दोस सेशंस जो आपको पुराना कवर के लिए है। विल टेक अनदर कपल ऑफ सेशंस टू कंप्लीट दैट एंड देन यू कैन डिसाइड, वी कैन कॉल दैट एज अ क्लोज। और इफ यू वांट कि नहीं हम न्यू टॉपिक्स भी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप वो भी डिसाइड कर सकते हैं। व्हिचएवर, सो वी कैन डिसाइड वंस वी रीच टू दैट स्टेज। बट अभी के लिए अगर आप बोल रहे कंसोलिडेट नहीं कराया, सो मैं एक बार दामनी से जस्ट चेक कर लूंगा एंड देन अगर नहीं है तो फिर वेडनेसडे को जो आपका सेशन होता है उस सेशन पे हम लोग खत्म कर सकते हैं उसको भी। नहीं कराया सर, KPMG वालों ने नहीं करवाया था कंसोलिडेशन। ठीक है सुभाष, तो मैंने हर्ड यू, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं कराया, आई एम सेइंग जस्ट लेट मी चेक करेक्ट। एंड उसके बाद मैं मना तो ना कर रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ कि अगर नहीं कराया तो वेडनेसडे का सेशन ऑन रहेगा, फिर उस पर करा दूंगा। ओके ठीक है। So apart from What left in this level 1? Sorry, I think which topic we have to come up for level 1, remaining level 1 part. कंसोलिडेशन बोल रहे हैं लोग। Okay, apart from that, we are covering the whole level 1 covered. अभी फाइनेंशियल मॉडलिंग में अच्छा है ना, एक पार्ट मॉडलिंग स्टार्ट होगा। मॉडलिंग का हमने कॉन्सेप्चुअल कर लिया। मॉडलिंग फ्रॉम एन एक्सेल पर्सपेक्टिव, वी स्टार्ट सम केस स्टडी फॉर मॉडलिंग है, फिर एडवांस एक्सेल है। एक्सेल हो तो गया आप लोगों का? एडवांस एक्सेल नहीं हुआ है सर। मॉडलिंग जो कहा था, हाँ मॉडलिंग के बाद क्या आ जाएगा आपने कहा था। अच्छा ठीक है, वो मैं देख। ठीक है, सो कंसोलिडेशन में चेक करता हूँ एंड देन लेट्स क्लोज दैट फर्स्ट, अगर वो नहीं हुआ है तो ठीक है। और पैरेलली आप लोग डिसाइड कर लेना कि वो कंटिन्यू करने हैं कि वो क्लोज करने हैं फॉर द न्यू टॉपिक्स, एंड देन वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर।
कंसोलिडेशन के अलावा कुछ और है जो पुराना केपीएमजी नहीं कराया और इशू है? मेरे को बार बार ये हर सेशन में वो फिर डिस्कनेक्ट नहीं चाहिए। तो अभी कंसोलिडेशन इज वन व्हाट यू हाईलाइटेड। आई थिंक आप लोगों ने कंसोलिडेशन पहले भी मुझे बताया था, तो मुझे याद नहीं मैंने चेक किया था नहीं किया था, बट ठीक है वो मैं चेक कर लेता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस कंसोलिडेशन बाकी जो हमने किया और कुछ है जो केपीएमजी का कैरी फॉरवर्ड इशू है या पेंडिंग है, कुछ है नहीं करा है, वो बता दे सो दैट वी कैन रिकंसाइल एंड कॉल दिस कि हाँ नाउ वी आर गुड टू, जो पुराना जो आपका इशू था वो क्लोज है। सुभाष, फजलू, दीपक, कुछ और है केपीएमजी ने जो नहीं कराया था दोबारा ठीक कराना है या कराया था बट समझ नहीं आया था अपार्ट फ्रॉम द कंसोलिडेशन? सर वो जो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो क्लास होगा कंटिन्यू, तो उसमें रिकॉर्डिंग भी तो होगा ना? अबे यार तुम या फिर पहले जो पूछ रहे हो वो आंसर करो ना। नहीं सर जो और मैं कुछ पूछ रहा नहीं? हूँ उसका बता। हाँ तो रुक जाओ, अभी कॉम्प्लिकेट मत करो। सुभाष, उसके अलावा कुछ और है? नो सर, उसके अलावा कुछ नहीं है। Anybody else apart from consolidation, anything else that needs to be done for the sessions जो KPMG के थे? Last time पूछ रहा हूँ। No, not. But during our sessions when we are taking it, the question may come, not the topic. हाँ ठीक है, वो तो चलता ही रहता है। That's an ongoing process, correct? So I'm not concerned about that. So I think what you're saying, let's assume अगर हमने PNL डिस्कस किया, so as a PNL जो आपका पहले conceptual issue था कि आपको जो KPMG ने PNL का सेशन कराया या let's assume कैश फ्लो कराया या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कराया, तो वो कॉन्सेप्ट एज अ ब्रॉड टॉपिक ही समझ नहीं आया। ठीक है, नाउ व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज दैट नाउ द कॉन्सेप्ट और जो पीस का प्रॉब्लम था वो हो गया। नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी कि आप कुछ और पढ़ रहे हैं या कोई और पीएनएल देख रहे हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक आइटम है जो आपको नहीं समझ आया, and you might come back and ask that specific item or a specific query. Is that, Deepak, is my understanding correct? Yes. Yeah, but this does not mean you will come back and say कि मेरे को PNL नहीं आता या मुझे PNL नहीं करना है। No, I think the statement is clear to that extent. ठीक है, किसी और का कुछ है जो in your individual assessment, anything from the KPMG session जो apart from the one consolidation जो हमने डिस्कस एग्री किया है वो कर लेंगे? कुछ और है last time? And if the answer to this question continues to be silence, I will take this as no. ठीक है, so ठीक है, then just to close this, so then only one topic which is still needs to be done from the KPMG, which is consolidation, जो हमारे सेशंस चल रहे हैं पुराना खत्म करने के लिए उसमें कर लेंगे, and then you can decide कि आगे कंटिन्यू करना है, मतलब वो सेशंस को यूज करना है फॉर द न्यू टॉपिक्स और नहीं करना है वो हम फिर वो डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, एंड देन वो डिसाइड करके जो फजलूर आप पॉइंट पूछ रहे थे, लेट्स कम टू दैट नाउ, कि वो रिकॉर्डिंग वाला वो एड्रेस हो जाएगा। दैट इज नॉट समथिंग, अगर वो न्यू सेशन का जरूरत हुआ तो फिर वो वहां पे बात कर लेंगे। अगर वो हमें न्यू सेशन करना ही नहीं है तो फिर वो क्वेश्चन ही रिलेवेंट हो जाएगा। सो विल डिसाइड व्हेन वी रीच टू दैट स्टेज, डोंट वरी, वो एड्रेस हो जाएगा। तो वेडनेसडे को फाइनल अगर कंप्लीट हो जाता है तो ये नहीं, वेडनेसडे को होता है कि थर्सडे को होता है, आई थिंक एक से 2 सेशन लग सकते हैं, वो देखते हैं। सो अभी के लिए वेडनेसडे सेशन ऑन है आपका, एंड विल डू कंसोलिडेशन पोस्ट आई डिस्कस विद राहुल। ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय।